गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लोज। कल हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी फ्लोज। जो एनर्जी है वो कैसे फ्लो होती है इकोसिस्टम्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो एनर्जी क्या है? एनर्जी वो है जो जैसे एबिलिटी होती है हमारे वर्क करने की, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी एबिलिटी मिल रही है हमें काम करने के लिए, वो है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर डायग्राम के थ्रू कि क्या कैसे प्रोसेस हमारी चलती है इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लोज में, ठीक है। फर्स्ट है सन। ओके, सन से ये कहाँ जाता है? कंज्यूमर में। ओके, नहीं, सन से पहले ये जाएगा प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर कल हमने पढ़ा था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ओके, सो सन से ये पहले प्रोड्यूसर में गया, नेक्स्ट प्रोड्यूसर से ये जाएगा हमारा कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल। न्यूट्रिएंट अब हम देखते हैं कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स मैंने आपको बताया कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते। तो ये क्या रहता है, सन से फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स ने अपना खाना खुद बनाया, कंज्यूमर्स किससे लेते हैं? प्रोड्यूसर्स से अपना खाना। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, मतलब कि अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। और जो ये कंज्यूमर्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो क्या होता है? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट। कल मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल। ओके, सो प्रोड्यूसर्स भी जो प्रोड्यूसर्स से भी एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और कंज्यूमर से भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। इन दोनों से ही वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वो क्या होता है? डिकम्पोजर्स, ठीक है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ना, जब वो कुछ खाएंगे तो क्या उनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल क्या होता है? ये भी वेस्ट होता है, जैसे खाद वगैरह जो भी रहता है, जो खाद हम कहते हैं ना, गोबर वगैरह जो भी बच जाता है, वो फिर किस में जाएगा? सन के प्रेजेंट में क्या होगा? वो फिर से प्लांट्स वगैरह बनाएगा, ठीक है, और अदर ऑर्गेनिज्म। ये है हमारी एनर्जी फ्लोज का एक पूरा कैसे होता है एनर्जी फ्लो, वो है। मैं एक बार और फिर से आपको समझाती हूँ। सन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सन से लेते हैं, ठीक है, एनर्जी लेते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को लेके अपना फूड बनाते हैं, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर से क्या बन रहा है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल, जो फिर से जाता है कहाँ पे? जो खाद वगैरह होती है ना, उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल। वो कहाँ जाता है? प्लांट्स में। प्लांट्स में ज़रूरत होती है, प्लांट्स से फिर वो कहाँ? सन। प्लांट्स में जब वो चला जाएगा तो कहाँ? सन की भी ज़रूरत होगी ना। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। एनर्जी का जो फ्लो है वो ऐसे चलता रहता है, दैट इज़ एनर्जी फ्लोज। ओके, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट हमारा इसी के आगे का टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इट इज़ अ जनरल प्रोसेस विच रेफर्स टू द ग्रेजुअल चेंजेस इन कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर स्पेसीज विद न्यूअर वंस। मीन्स कि ऐसा चेंज, ठीक है, ऐसा कोई भी जनरल प्रोसेस है ये, इसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें जो भी ओल्डर स्पेसीज हैं, जो ओल्डर स्पेसीज मीन्स कोई भी प्लांट्स वगैरह या फिर कोई भी स्पेसीज लगी हुई हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, तो उसमें वो हट के न्यू स्पेसीज का आ जाना ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। देखो ये लिखा है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर स्पेसीज विद न्यूअर वंस, मतलब कि न्यू स्पेसीज का आ जाना और ओल्ड स्पेसीज का हट जाना, रिप्लेसमेंट हो जाना, यही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। ठीक है, स्पेसीज आपको पता ही है क्या होता है, टाइप्स ऑफ ES। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंड वन सेकेंडरी सक्सेशन एंड थर्ड क्लाइमैक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये तीनों क्या होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में तो इतना समझ में आ ही गया है कि जो ओल्डर स्पेसीज हैं उनका रिप्लेसमेंट होना, मतलब उनकी जगह न्यू स्पेसीज का आना, दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इनमें हम पढ़ेंगे, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर पढ़ेंगे न्यू फॉर्म ऑफ हैबिटेट दैट इट हैज़ नॉट बीन प्रेजेंट इन बिफोर। मीन्स इसका ये है कि ऐसी स्पेसीज का आना जो पहले से प्रेजेंट नहीं है, या फिर ऐसी किसी भी चीज़ का आना या कोई भी हैबिटेट का आना जो पहले प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यू फॉर्म पॉन्ड्स। ठीक है, ये लिखा है, मतलब कि नए जो भी तालाब हैं उनका बनना। ठीक है, ये आएगा प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, मतलब जो पहले से नहीं बना हुआ है, कुछ भी पहले से वो नहीं है लेकिन अब वो बन रहा है ना, अब वो आ रहा है, वो दैट इज़ न्यू फॉर्म पॉन्ड, मतलब कि जो भी नए तालाब वगैरह बन रहे हैं वो प्राइमरी सक्सेशन के अंदर है, जो न्यू फॉर्म हो रहा है। ओके, पहले नहीं था। सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर क्या आता है, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। मीन्स दोबारा से रीस्टेबल होना, मतलब कि दोबारा से एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा से बने, दैट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब जैसे फ्लड्स, फायर आते जब होती है, आग लगती है कहीं पे भी, तो क्या होता है, पूरा जल जाता है, फिर उसको दोबारा से वही चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ रीस्टेब्लिशमेंट। मतलब कि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर वही आएगा। जैसे फ्लड्स एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, फ्लड्स, फायर, मतलब फ्लड्स वही आपको पता ही है कि बाढ़ वगैरह जो आते हैं वो, तो इनका क्या है, रीस्टेब्लिशमेंट, दोबारा से बनना, एक बार नष्ट हो जाए और फिर दोबारा से उसको रिस्टेबल करना, दैट इज़ ये आएगा सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर। इसमें क्या है, न्यू फॉर्म होता है, इसमें आप ये 2 वर्ड याद रखो, इसमें न्यू फॉर्म हो रहे हैं, जो चीज़ नई तरीके से फॉर्म हो रही है, पहले नहीं थी, ये प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आएगा। सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा रिस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दोबारा से बनना। क्लाइमेक्स के अंदर क्या आएगा, when the ecosystem has become balanced and there is no risk of change। मीन्स इकोसिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, वो बैलेंस है, ना उसमें कोई ओल्डर स्पीसीज नष्ट हो रही है या ना न्यू स्पीसीज आ रही है, बैलेंस है, कुछ भी घट नहीं रहा है, कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, ना कुछ उग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये आएगा क्लाइमैक्स के अंदर। मतलब कि इक्वल चल रहा है कि ना तो कुछ घट रहा है, ना बढ़ रहा है, ना कोई स्पीसीज आ रही है, ना नष्ट हो रही है, ये आएगा क्लाइमैक्स के अंदर। ओके, ये थे हमारे तीनों इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्लाइमैक्स। प्राइमरी के अंदर न्यू फॉर्म होता है, सेकेंडरी के अंदर रिस्टेब्लिशमेंट होता है, थर्ड वन क्लाइमैक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, ये बैलेंस रहता है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होते चेंजेस के। ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। फर्स्ट है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स चेंज इन स्पेसिफिक स्पेसीज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी स्पेसीज हैं
आ रही हैं, मैंने आपको बताया ना कि ओल्डर से न्यू में चेंजेस हो जाती हैं वो, तो क्या होता है स्पीसीज स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वन, द चेंजेस आर डायरेक्शनल एंड टेक टाइम। जो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है, डायरेक्शनल हैं। ठीक है, और टाइम लेते हैं। चेंजेस जो हो रहे हैं वो डायरेक्शनल हैं और टाइम भी लेते हैं। एंड थर्ड वन, द चेंजेस आर प्रेडिक्टेबल। जो ये चेंजेस हो रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, द चेंजेस ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द स्पेसीज। ये जो चेंजेस हो रहे हैं उससे क्या होता है, जो स्पेसीज का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी होता है। ठीक है, इन चेंजेस के कारण, चेंजेस मीन्स मैंने आपको बताया कि ओल्डर स्पेसीज का ख़त्म हो जाना और न्यू स्पेसीज का बनना। ठीक है, तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट क्या क्या कारण से ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉज है क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज विंड एंड फायर। ठीक है, तो ये जो क्लाइमेटिकल फैक्टर्स है, मतलब कि हमारे जो भी वातावरण में चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जैसे कि फायर होना, हवा का चलना, ठीक है, या फ्लड्स वगैरह, तो उन कारण से भी इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रभावित होता है, उन कारण से भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। ठीक है, सेकंड वन इज वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स या कोई भी स्पेसीज या एनिमल्स, उनके कारण जो भी चेंज एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण भी, ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के कारण भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है। एंड थर्ड वन इज एज अ रिएक्शनली स्टेप अगेंस्ट लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शनली के मतलब कि जैसे कोई भी स्पेसीज है, ठीक है, वो वहाँ पर न हुई, ठीक है, उगी, ठीक है, उसको फिर उसके अगेंस्ट हट जाना, रिएक्शन करना, मतलब कि वैसा ना लोकल प्रॉब्लम, जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसके अगेंस्ट काम करना, रिएक्शनली स्टेप्स अगेंस्ट लोकल प्रॉब्लम्स। एंड फोर्थ वन इज़ फर्टिलिटी ऑफ लैंड्स। जो लैंड्स है उसकी फर्टिलिटी के कारण भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जो भी मिनरल्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होने के कारण से भी हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन होने का मतलब हो सकता है, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रभावित हो सकता है। ये सारे कॉजेज़ थे। क्लाइमेटिक फैक्टर सच एज विंड, फायर, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर भी से भी कॉज होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज ए रिएक्शनली स्टेप अगेंस्ट लोकल प्रॉब्लम्स। कोई भी हम लोकल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट कोई भी हम लेते हैं, जैसे कि हम अपनी ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, आग जलाते हैं, तो क्या है उससे एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है ना, स्पीसीज भी जल जाती है। तो वही है कि अपने किसी भी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ करना। फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जो भी लैंड है उसका मतलब फर्टिलिटी होना लैंड्स का। एंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं उनकी वो ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं तो भी हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिलेगा। ओके, ये आपका था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गया आपका, कॉजेज हो गया, और इकोलॉजिकल के टाइप्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है, एक मिनट दे रहे, अब आपको ये जो टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आपका असाइनमेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, आपको ये टॉपिक अपना कंप्लीट करके लेके आना है लॉकडाउन के बाद। थैंक यू क्लास।